नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का हमारा पहला टॉपिक है और इस पहले टॉपिक में हमें दो कालों का जो साहित्यिक विकास है, जो कला का विकास है और जो शिल्प कला का विकास है उसके बारे में हमें पढ़ना था। तो इसका जो पहला जो काल है, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू पिछले सिलेबस भी हमारा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का ये पहला टॉपिक था और वहाँ गुप्त काल के साथ साथ मौर्य काल भी हमारे सिलेबस में था। लेकिन यहाँ पहले इस टॉपिक से पहले बिंदु से मौर्य काल को हटा करके और मुग़ल पीरियड को इस पहले टॉपिक में रख दिया गया है। मुग़ल पीरियड हमारे पिछले सिलेबस में भी था, लेकिन वे हमारा जो हिस्ट्री के जो टॉपिक थे उनमें लास्ट मोस्ट टॉपिक को रखा गया था। तो यहाँ पर मौर्य पीरियड को हटा करके और गुप्ता पीरियड के साथ साथ इसको यहीं पर रख दिया गया है। तो गुप्त काल हमारा कंप्लीट है, जो आपको हमारी जो प्ले लिस्ट है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री वाली, वहाँ पर इसके जो कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे। और जो मौर्यकालीन जो कला साहित्य आदि का जो विकास वाले जो वीडियो हैं उनको हम प्राइवेट कर देंगे ताकि आपको अनावश्यक रूप से जो सिलेबस के बाहर वाला जो मैटर है उसका अध्ययन ना करना पड़े। तो उसी क्रम में हम वापस इंग्लिश के साथ साथ आज से हिस्ट्री को वापस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम मुग़ल काल में साहित्य के विकास को यहाँ पर पढ़ेंगे। और मुग़ल काल का जो साहित्य है उसके हम यहाँ पर दो पार्ट लेकर आए हैं। तो आज हमारा ये पहला पार्ट है जिसमें हमें विशेष रूप से जो चीज़ याद रखनी है वो क्या क्या रखनी है वो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो साहित्य में आपको रखना है कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। मुख्य जो चीज़ है जो मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है या निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और फिर कूट चयन करके उनका आंसर हमें देना है। तो ऐसे प्रश्नों में हमें यही याद रखना है कि कौन सा साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है। दूसरी चीज़ हमें जो मुग़ल काल के साहित्य के बारे में याद रखनी है वो ये रखनी है कि निम्नलिखित जो साहित्य है वो कौन से मुग़ल बादशाह के समय लिखा गया था। तो ये दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मुग़ल बादशाहों ने भारत में आकर के शासन किया था। बाबर ने यहाँ पर मुग़ल काल को स्टार्ट किया था और प्रमुख रूप से औरंगजेब के समय तक हमें इस साहित्य को पढ़ना है। तो कौन सी पुस्तक कौन से मुग़ल कालीन शासक के समय लिखी गई थी, ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। तीसरी बात जो मुग़ल कालीन साहित्य के बारे में परीक्षा की दृष्टि से हमें जो याद रखना है वो थोड़ा सा उनका विशेष जो विवरण है, क्योंकि साहित्य तो बहुत सारा है लेकिन प्रमुख जो पुस्तकें हैं जो साहित्य हैं उनका जो प्रमुख जो वर्णन है, मोटे मोटे जो बिंदु हैं वो हमें याद रखना है। तो तीन चीज़ों पर हमें फोकस करते हुए और इस टॉपिक को पढ़ना है और जो नोट्स मैंने बनाए हैं उनमें इन तीनों ही बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो इन नोट्स को समझने के बाद में आपका जो इस टॉपिक से यदि प्रश्न आता है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड, तो आपका इस सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने लगभग इस टॉपिक को पूरा कवर करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले देखते हैं मुग़ल कालीन साहित्य का विकास, पार्ट नंबर फर्स्ट, कि मुग़ल कालीन साहित्य प्रमुखतः फारसी भाषा में लिखा गया। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ही आप देख सकते हैं कि प्रश्न बन सकता है कि मुग़ल काल का जो साहित्य है उसमें प्रमुखतः कौन सी भाषा का यूज़ किया गया। तो वहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा फारसी भाषा। फारसी मुग़लों की राजभाषा थी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि प्रमुख साहित्य फारसी में क्यों लिखा गया, क्योंकि फारसी जो है वो मुग़लों की राजभाषा थी और इसको राजभाषा किसने बनाया था, तो यहाँ पर मैंने कोष्टक में लिखा है अकबर ने इसको राजभाषा बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फारसी भाषा जो है वो मुग़लों के साहित्य की प्रमुख भाषा रही है। और दूसरा जो पॉइंट है वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन से मुग़ल कालीन बादशाह ने दिया था। तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट पॉइंट है सल्तनत काल में सैनिक छावनियों में उर्दू भाषा बोली जाती थी, इसलिए उर्दू को कैंप भाषा कहते थे। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनता है, जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि कैंप भाषा कौन सी भाषा को कहा जाता है।
तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा उर्दू को, कि उर्दू को कैंप भाषा के नाम से जाना जाता है। तो ये भाषा से संबंधित यहाँ पर तीनों पॉइंट हमने ऊपर पढ़े हैं कि मुग़ल कालीन साहित्य प्रमुखतः फारसी भाषा में लिखा गया, फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा अकबर ने दिया, और सल्तनत काल में उर्दू भाषा को कैंप भाषा कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मुग़ल कालीन प्राथमिक शिक्षा केंद्र मकतब और उच्च शिक्षा केंद्र मदरसे कहलाते थे। तो यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि मुग़ल काल में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्रों को किस नाम से जाना जाता था। तो ऐसे प्रश्न भी बहुत आजकल परीक्षा में ट्रेंड करते हैं, तो आपको याद रखना है उनको मकतब के नाम से जाना जाता था, और उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्रों को मदरसों के नाम से जाना जाता था। मुग़ल काल में विद्यार्थियों को 3 प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती थी। तो जिस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग यदि विषय पढ़ते हैं और अलग अलग डिग्रियाँ अपन को प्रदान की जाती हैं, विद्यार्थियों को दी जाती हैं, ठीक उसी तरह से मुग़ल काल में भी अलग अलग विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अलग अलग डिग्रियाँ दी जाती थी। और उन डिग्रियों में, उन उपाधियों में प्रमुखतः 3 जो प्रमुख डिग्रियाँ हैं उनको आपको याद रखना है कि तर्क और दर्शन शास्त्र के अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी होते थे उनको फाजिल की उपाधि दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा के लिए, यानी जिन्होंने धार्मिक शिक्षा ग्रहण की है, ऐसे विद्यार्थियों को आमिल की उपाधि दी जाती थी। और साहित्य शिक्षा के लिए, जिन्होंने साहित्य की शिक्षा ली है, लिटरेचर का जिसने अध्ययन किया है, स्टडी की है, ऐसे विद्यार्थियों को काबिल की उपाधि दी जाती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रश्न यहाँ से इस तरह से बनता है कि मुग़ल काल में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी, क्योंकि उपाधियों से संबंधित प्रश्न भी पिछले एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, उसमें जो अनुवादित ग्रंथ हैं कि मुग़ल काल में कौन कौन से भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया गया, कौन सी भाषा में किया गया, किस नाम से किया गया, और अनुवाद करने वाला जो लेखक है उनका क्या नाम है। साथ ही साथ हम उपाधियों के बारे में भी वहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन से लेखक को किस उपाधि से नवाजा गया था मुग़ल काल में। तो वो जो सेकंड पार्ट होगा वो भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होगा। तो इस तरह से हम मुग़ल कालीन साहित्य को जो दोनों पार्ट हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से हमें कवर करना है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट था इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि कौन सी शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी को कौन सी उपाधि से नवाजा जाता था। तो यहाँ तक जो जितने भी जो पॉइंट है वो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। अब जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मुख्य चीज़ जो हमें याद रखनी है कि कौन से मुग़ल बादशाह के समय कौन सा साहित्य लिखा गया और उसका लेखक कौन था और उसका जो प्रमुख वर्णन है वो क्या रहा है। तो उसी क्रम में हम चलते हैं कि विभिन्न मुग़ल बादशाहों के समय का प्रमुख साहित्य, और यहाँ पर मैंने अलग अलग बादशाहों का अलग अलग समय में जो भी साहित्य लिखा गया है उसको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर नोट्स में शामिल किया है। तो पहले मुग़ल बादशाह रहे हैं बाबर, तो हम पढ़ेंगे बाबर कालीन साहित्य। तो सबसे पहला जो साहित्य है, पुस्तक है, वो है बाबरनामा या तजुक ए बाबरी। तो यहाँ पर आपको 2 नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, बाबरनामा या तजुक ए बाबरी। तो ये एक ही पुस्तक के नाम है, आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है कि मान लीजिए कई बार प्रश्न आ जाता है बाबरनामा के नाम से और कई बार प्रश्न पूछ लेता है तजुक ए बाबरी। तो दोनों ही जो पुस्तक हैं वो एक ही पुस्तक के नाम हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि बाबरनामा और तजुक ए बाबरी एक ही पुस्तक हैं, अलग अलग पुस्तकें नहीं हैं। इसकी जो रचना है वो स्वयं बाबर ने चगताई तुर्की भाषा में की है। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट में हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि तजुक ए बाबरी कौन से मुग़ल कालीन शासक के समय लिखी गई थी। तो यहाँ पर आपको याद भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों ही नामों में बाबर शब्द आया, तो बाबर के काल में लिखी गई थी। इसकी रचना करने वाले कौन थे, तो इसकी रचना स्वयं मुग़ल बादशाह बाबर ने करी थी। और कौन सी भाषा में करी है, चगताई तुर्की भाषा में इसकी रचना की गई है। तो यहाँ पर भाषा भी कई बार पूछ लेता है कि इस ग्रंथ की रचना कौन सी भाषा में की गई है, तो वो भी हमें याद रखना है। सेकंड पॉइंट है कि बाबर कालीन भारत की राजनीतिक,
सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जानकारी का स्रोत तजुक-ए-बाबरी से प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें प्रश्न याद रखना है कि बाबरकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्राकृतिक हर प्रकार की जो जानकारी का जो सटीक स्रोत है वो कौन सी पुस्तक से हमें प्राप्त होता है, या फिर कौन सी पुस्तक, कौन सा साहित्य हमें बाबरकालीन स्थिति की जानकारी हमें प्रदान करता है। तो उस प्रश्न का जो आंसर होगा वो भी होगा तुजुक-ए-बाबरी। तो तुजुक-ए-बाबरी से हमें बाबरकालीन भारत की जो जानकारी है वो अच्छी तरह से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फारसी में 4 बार अनुवाद, यानी तजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा का फारसी में कितनी बार अनुवाद किया गया, तो यहाँ पर 4 बार अनुवाद किया गया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि कितनी बार अनुवाद किया गया, इम्पोर्टेंट ये है कि किसने किया और कौन सी बार में किसने किया था। तो प्रथम 2 बार हम अनुवाद की बात करें, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि चगताई तुर्की भाषा में इसका रचना की गई थी, तो और इनकी जो मुख्य भाषा थी वो थी फारसी, तो यहाँ पर उसको फारसी में भी अनुवादित किया गया था। तो प्रथम 2 बार जैना खा तथा पैंदा खा, यानी पहली बार ये पूछे कि बाबरनामा का पहली बार फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो हमारा जवाब हो जाएगा जैना खा या पैंदा खा। और दूसरी बार भी इन्होंने ही किया था। तीसरी बार की हम बात करें तो अकबर के समय में इसका फ़ारसी में अनुवाद किया गया था, और इसकी जो फ़ारसी में अनुवाद करने वाले जो लेखक रहे हैं वो है अब्दुल रहीम खान खाना। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है कि अकबर के समय में बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति या लेखक का क्या नाम है या किसने किया था, तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। चौथी बार शाहजहाँ के समय इसका अनुवाद किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, मीर अबू तलिब के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। तो थोड़े टेढ़े नाम हैं लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि ये मुस्लिम नाम है और इस नाम में थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको इनको याद रखना ही है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो पानीपत और खानवा के युद्ध में अपनाई गई तुलुगमा युद्ध प्रणाली की जानकारी बाबरनामा से ही प्राप्त होती है। तो कई बार आपने देखा होगा और हिस्ट्री से संबंधित जो पेपर होते हैं उनमें पूछा भी गया है कि तुलुगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग कौन से मुग़ल बादशाह ने किया था, तो वहाँ पर हमारा जवाब होता है बाबर। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसकी जो जानकारी है वो हमें बाबरनामा से ही प्राप्त होती है। बाबरनामा में ही स्वयं बाबर ने तुलुगमा युद्ध प्रणाली का जिक्र किया है, और ये जो दोनों युद्ध हैं पानीपत और खानवा का युद्ध, ये बाबर के द्वारा ही लड़े गए युद्ध हैं। तो इसीलिए उस वर्णन में हमें तुलुगमा युद्ध प्रणाली की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हर पॉइंट है वो हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर उन्हीं पॉइंट को लिया गया है जो हमारे काम के हैं। दूसरे जो मुग़ल बादशाह है उनका नाम है हुमायूं। तो हुमायूं कालीन साहित्य, और ये बाबर के पुत्र हैं। तो इनके समय में कौन सा साहित्य लिखा गया था, तो तारीख़-ए-रसीदी, इसके जो लेखक हैं वो हैं मिर्ज़ा हैदर दुग्गलत। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि तारीख़-ए-रसीदी कौन से मुग़ल बादशाह के समय लिखा गया साहित्य है, तो हुमायूं के समय लिखा गया ये ग्रंथ है, साहित्य है, और इसकी रचना जो करी थी वो मिर्ज़ा हैदर दुग्गलत ने की थी। भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है फ़ारसी। इसमें मध्य एशिया के तुर्कों का इतिहास व हुमायूं के काल की घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है, तारीख़-ए-रसीदी से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ से हमें जो प्रमुख जो वर्णन है इसका वो यही है कि मध्य एशिया के तुर्कों का क्या इतिहास रहा है, और हुमायूं के काल की जो घटनाएं घटी हैं, तो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी भी हमें तारीख़-ए-रसीदी से ही प्राप्त होती हैं। तो तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। इसकी भाषा आपको याद रखनी है, फ़ारसी भाषा में लिखा गया है, इसके लेखक याद रखना है, और इसमें जो वर्णन है उसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हुमायूं कालीन साहित्य है उसका नाम है हुमायूं नामा। जैसे बाबरनामा है वैसे ही हुमायूं नामा भी हुमायूं के समय लिखा गया ग्रंथ है। इसके लेखक की बात करें तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम। तो बाबर जो इनके पिताजी थे उन्हीं की ये पुत्री थी गुलबदन बेगम। वैसे कहें कि बहन भी हो सकती है, लेकिन इनके कई रानियां होती थी, इसलिए यहाँ पर सीधा सा बहन न कह करके और यहाँ पर उसको बाबर की पुत्री बताया है। तो ये हुमायूं के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला साहित्य है।
तो यहाँ पर प्रमुख रूप से आपको याद रखना है कि इसकी रचना करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, गुलबदन बेगम। हुमायूं व बाबर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोनों मुग़ल बादशाहों की जानकारी यदि हमें प्राप्त करनी हो तो हुमायूं नामा से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला साहित्य है ताज की रात उल वाक़ियात। इसके जो लेखक हैं वो हैं जौहर आफ्ताबची। तो यहाँ पर ऊपर जो है वो पुस्तक का नाम है, साहित्य का नाम है, और नीचे वाली लाइन में लेखक है जौहर आफ्ताबची। इस पुस्तक के अन्य नाम और हैं, तो अन्य नामों को भी आपको याद रखना है क्योंकि अन्य नामों से भी प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं। तो इस पुस्तक के अन्य नाम है तारीख़ ए हुमायूनी, तारीख़ ए हुमायूं शाही, तारीख़ ए जवाहिर शाही आदि। तो यहाँ पर अन्य नाम हमें याद करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि यहाँ ये पूछ सकता है कि तारीख़ ए जवाहिर शाही के रचनाकार कौन है। तो वहाँ पर भी हमें जवाब देना होगा जौहर आफ्ताबची। या फिर तारीख़ ए हुमायूनी के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो भी हमें वही जवाब देना होगा जौहर आफ्ताबची। इसीलिए हमें अन्य नाम याद रखना है ताकि अन्य नाम से भी यदि प्रश्न पूछा जाए तो हमारा प्रश्न गलत ना हो। हुमायूं के जीवन की जानकारी का ये स्रोत है, तो हुमायूं के जीवन की जानकारी हमें इस पुस्तक से प्राप्त होती है। अलग और जो साहित्य है हुमायूं कालीन वो है वाक़ियात ए मुस्ताकी। इसके जो रचनाकार हैं वो है रिज़कुल्लाह मुस्ताकी। तो यहाँ पर मुस्ताकी शब्द है और नाम में भी मुस्ताकी है, तो इस तरह से आप अपनी ट्रिक से भी इनको याद रख सकते हैं। अगला साहित्य है तज़किरात ए हुमायूं। इसके जो रचनाकार है, लेखक हैं वो है बायजीद बयात। अगला है तारीख़ ए दाऊदी। इसके जो लेखक हैं वो है अब्दुल्ला। तो ये जो प्रमुख जो साहित्य हैं उसको मैंने यहाँ पर दे दिया, उनके लेखक के नाम के सहित आपको बताया है। तीसरे जो मुग़ल बादशाह हैं वो है अकबर। तो अकबर कालीन साहित्य, सबसे पहला जो प्रमुख साहित्य वो है अकबरनामा। इसकी जो रचना करने वाले जो लेखक हैं वो है अबुल फजल, और ये अकबर कालीन प्रमुख लेखक रहे हैं। इन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है और अनुवाद भी किया है कई पुस्तकों का, भारतीय ग्रंथों का। तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो यहाँ पर आपको याद रखना अबुल फजल, और इसकी रचना 1597-98 के लगभग इसकी रचना की गई थी। यह पुस्तक 3 भागों में बटी है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही बनता है कि अकबरनामा पुस्तक के कितने भाग हैं और इसके भागों को जिल्द कहा जाता है। तो इसके जो भाग हैं उनको जिल्द नाम से जाना जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अकबरनामा के कितने जिल्द हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 3 जिल्दों में विभाजित ये पुस्तक है। तीसरे जिल्द का जो नाम है वो है आईने अकबरी। तो यहाँ पर आईने अकबरी एक अलग से पुस्तक नहीं होकर के और बाबरनामा का ये किस्सा है। तो कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि आईने अकबरी किससे संबंधित है, तो अकबर से संबंधित है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर उसका भी जवाब होगा अबुल फजल। तो तीसरी जो जिल्द है उसी का नाम है आईने अकबरी। मुग़ल इतिहास का महत्वपूर्ण ये स्रोत है। आईने अकबरी तीसरी जो जिल्द है ये 5 भागों में विभाजित है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो अकबरनामा है उसके 3 जिल्दें, 3 भाग हैं, और तीसरी जिल्द का नाम है आईने अकबरी। और फिर तीसरी जो जिल्द है उसके भी 5 भाग हैं, और 5वें भाग में अबुल फजल की आत्मकथा का वर्णन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अबुल फजल की जो आत्मकथा का वर्णन है, क्योंकि अबुल फजल ने इस साहित्य की रचना करी थी तो स्वयं के बारे में भी इस ग्रंथ से उन्होंने जानकारी प्रदान की है। तो वो कौन से भाग में प्रदान की है, तो आईने अकबरी का जो अंतिम भाग है, 5वां भाग है, उसमें अबुल फजल ने अपने स्वयं की जो आत्मकथा वो लिखी है। अगला साहित्य है अकबर कालीन, वो है मुंतखाब उल तवारीख। इसके जो लेखक हैं वो हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। तो ये दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं जब भी हम अकबर का इतिहास पढ़ते हैं, तो बदायूनी का नाम भी हमें सुनने को मिलता है और अबुल फजल का नाम भी हमें सुनने को मिलता है। इस ग्रंथ में बदायूनी द्वारा अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना किसने की,
तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने की। दूसरा जो इसी से प्रश्न बन सकता है घुमा फिरा के, वो ये बन सकता है कि कौन से ग्रंथ में अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना की गई है। तो ग्रंथ का नाम हम बता सकते हैं कि मुंतखाब उल तवारीख। तो दोनों ही तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सी पुस्तक में आलोचना की गई है और किसके द्वारा आलोचना की गई है। नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है वो है तकमियत ए अकबरनामा। इस साहित्य की रचना करने वाले जो लेखक हैं वो है इनायत उल्लाह, और ये अकबरनामा का पूरा ग्रंथ है। तो हमने पहला जो अकबरकालीन ग्रंथ पढ़ा था, साहित्य पढ़ा था, उसका नाम था अकबरनामा। तो अकबरनामा का ये पूरा ग्रंथ का मतलब उसमें जो भी कमियां रह गई थी, उसमें जो भी शेष चीज़ें रह गई थी, उनको यदि हमें पूर्ण रूप से पढ़ना है तो तकमियत ए अकबरनामा हम पढ़ सकते हैं। तो इसको इसीलिए पूरा ग्रंथ के रूप में देखा जा सकता है। तो इसी से प्रश्न बनता है कि अकबरनामा का पूरक ग्रंथ के रूप में कौन से ग्रंथ को देखा जाता है, माना जाता है। तो वहाँ पर हमें याद रखना है तकमियत ए अकबरनामा। तो यहाँ देख सकते हैं कि हर पॉइंट में एक प्रश्न है और उसी तरह से नोट्स को तैयार किया गया है ताकि कुछ भी आपका समय वेस्ट ना हो, एक भी लाइन आपके वेस्टेज ना हो। अगला है जहांगीर कालीन साहित्य, तजुक ए जहांगीरी। इसके जो लेखक है वो हैं जहांगीर, यानी स्वयं जहांगीर ने लिखा है तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर के द्वारा लिखित ये आत्मकथा है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जहांगीर द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है। तो वहाँ पर बहुत सारे, अब तो हमें लगता है कि इसमें जहांगीरी शब्द है तो हमारा सही हो जाएगा, लेकिन परीक्षक जो है, पेपर सेटर जो है, वो इस तरह के ऑप्शन डालता है कि लगभग 3 ऑप्शन में आपको जहांगीरी शब्द वहाँ पर मिल ही जाएगा। तो वहाँ पर हमें सावधानी बरतनी है कि तुजुक ए जहांगीरी ही जहांगीर के द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। भाषा की बात करें तो तुजुक ए जहांगीरी की भाषा है फारसी, और इसे अंतिम रूप जो है वो मौलवी मोहम्मद हादी ने दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि तुजुक ए जहांगीरी किसके द्वारा लिखी गई, जहांगीर द्वारा, और इसको अंतिम रूप किसके द्वारा दिया गया, तो मौलवी मोहम्मद हादी के द्वारा इसे अंतिम रूप प्रदान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इकबाल नामा ए जहांगीरी। तो ये जहांगीर के समय का ये भी एक प्रसिद्ध साहित्य है, इकबाल नामा ए जहांगीरी। इसकी जो रचना है वो मोतमिद खान ने की है। तो इकबाल नामा ए जहांगीरी की रचना या लेखक कौन है, तो मोतमिद खान। तो प्रमुख जो चीज़ है वो मैंने बार बार आपको वीडियो में कई बार बताई है कि आपको साहित्य का नाम और उसके लेखक का नाम तो अवश्य ही याद रखना है, क्योंकि जो कूट चयन वाले प्रश्न हैं जो ट्रेंड में हैं उनमें इस प्रश्न को शामिल किया जा सकता है। अगला है शाहजहाँ कालीन साहित्य। ये 5वें मुग़ल बादशाह हैं प्रमुख, शाहजहाँ। तो शाहजहाँ कालीन साहित्य की हम बात करें तो प्रसिद्ध जो साहित्य वो है पादशाहनामा। इसके जो लेखक है वो है मोहम्मद अमीन कज़विनी। तो नाम मैंने पहले ही बताया था, थोड़े लंबे नाम हैं तो आपको याद रखना। बार बार आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आसानी से वो याद भी हो जाते हैं। तो पादशाहनामा के जो लेखक हैं वो कौन है, मोहम्मद अमीन कज़विनी। दूसरा प्रश्न है कि पादशाहनामा कौन से मुग़ल बादशाह के समय लिखा गया था, तो शाहजहाँ के समय। शाहजहाँ के काल का ये प्रमुख सरकारी इतिहास है और मोहम्मद अमीन कज़विनी प्रमुख सरकारी इतिहासकार रहे हैं। प्रथम 10 वर्षों का इतिहास, यानी शाहजहाँ के समय के प्रथम 10 वर्षों का जो इतिहास है पादशाहनामा का, वो मोहम्मद अमीन ने लिखा है। और 20 साल का, यानी 11 से और 20 साल तक का जो वर्णन है वो अब्दुल हमीद ने लिखा है, अब्दुल हमीद लाहौरी। और 21 से 30वें वर्ष का जो इतिहास है वो मोहम्मद वारिस ने लिखा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पादशाहनामा के बारे में कि पादशाहनामा जो ग्रंथ है उसके जो प्रमुख यदि लेखक पूछा जाए तो मोहम्मद अमीन कज़विनी हमें बताना है। लेकिन इसको 3 भागों में यदि हम देखें तो प्रथम 10 वर्णों का जो इतिहास है वो मोहम्मद अमीन के द्वारा, कज़विनी के द्वारा लिखा गया है। और 20 साल तक का जो इतिहास है वो अब्दुल हमीद के द्वारा लिखा गया है। और 21 से 30वें वर्ष का जो इतिहास है जो मोहम्मद वारिस ने लिखा है। अगला साहित्य है सिर ए अकबर, शाहजहाँ के पुत्र दारा द्वारा रचित है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध मुग़ल काल के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं दारा शिकोह, और इनका बहुत ही योगदान रहा है मुग़ल कालीन साहित्य में।
तो इनकी जो साझाकालीन जो रचना है वो है सिर-ए-अकबर। 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। और दारा सिको संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। तो संस्कृत के जो प्रमुख उपनिषद हैं 108, उनमें से 52 उपनिषदों का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया, ताकि फारस के लोगों को या फिर जो मुग़ल काल के जो लोग हैं जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, वो भी फारसी के माध्यम से इन उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर सके। शाहजहाँनामा, ये भी शाहजहाँ के समय का साहित्य है और इसके जो लेखक हैं वो है इनायत खान। तो इस तरह से आपको ज़्यादा नहीं दिया है, 2-2, 3-3 जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। लास्ट जो मुग़ल बादशाह रहे हैं वो है औरंगजेब। यहाँ पर लास्ट का मतलब है हमारे साहित्य से, यानी आज के इस वीडियो का। ऐसे बहादुर शाह जफ़र को लास्ट मुग़ल बादशाह माना जाता है, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। वो चीज़ें हम 1857 की जो क्रांति पढ़े थे, फर्स्ट ग्रेड में भी है, वहाँ पर हमने जिक्र किया ही था। तो औरंगजेब कालीन साहित्य की बात करें तो प्रमुख साहित्य हैं आलमगीर नामा, और इसके जो लेखक हैं वो मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम सिराजी। अगला साहित्य है मुंतखाब, इसके जो लेखक हैं वो हैं ये पुस्तक का नाम है मुंतखाब उल-लुआब या तारीख़ ए खफ़ीफ़ा, और इसके जो लेखक है वो है हासिम खफ़ीका। तो यहाँ देख सकते हैं पुस्तक का नाम ही बहुत बड़ा है और इस तरह से ये इसके लेखक हैं। अगला साहित्य है फुतूहाते आलमगिरी, इसके जो लेखक है वो है ईश्वर दास। खुलासत नामक पुस्तक के लेखक हैं सुजान राय। तो खुलासत उल तवारीख़ ये भी पुस्तक का नाम है यहाँ तक। और दीवान ए मखफ़ी ये पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं वो है जेबुन निशा। तो जहांगीर काल में आप देख सकते हैं कि 5-6 यहाँ पर पुस्तकें हैं और उनके लेखक दूसरी साइड में यहाँ पर दिए गए हैं, उनको आपको याद रखना है। नुक्सा ए दिलकुशा, ये भी जहांगीर के समय का प्रमुख साहित्य है और इसके जो लेखक हैं वो हैं भीमसेन बुरहानपुरी। तो ये जो प्रमुख मुग़ल कालीन बादशाहों के समय जो साहित्य रहा है उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब इसी के साथ कुछ और मुग़ल कालीन साहित्य है, उसकी भी एक छोटी सी लिस्ट यहाँ पर मैंने दी है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। पहला है तबक़ात-ए नासिरी और इसके लेखक हैं मिनाजुद्दीन सिराज। तो एक तरफ पुस्तक का नाम है, दूसरी तरफ लेखक का नाम है। नेक्स्ट है तबक़ात-ए-अकबरी, इसके लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट है हबीब-उस-सियार, इसके लेखक हैं खोंदमीर। तारीख़-ए-अकबरी, इसके लेखक हैं आरिफ कंदारी। तारीख़-ए-शाहजहानी, इसके लेखक हैं सादिक खां। और मुबाय्यान, इसके लेखक हैं बाबर। और चाहर चमन, इसके लेखक हैं चंद्रभान। तो इस तरह से ये प्रमुख साहित्य रहा है। और शेष जो प्रमुख साहित्य मुग़ल कालीन हिंदी और संस्कृत साहित्य, उसकी चर्चा हम इसका जो सेकंड पार्ट होगा, जहां हम प्रमुख व्यक्तियों को दी गई उपाधियों के बारे में चर्चा करेंगे और अनुवादित ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किसने किया और किस नाम से वहाँ पर किया गया है। और बहुत ही प्रमुख वो पार्ट है। और पिछली परीक्षा में उपाधि से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बहुत दिनों के बाद में हिस्ट्री की क्लास हुई है, साथ में हम इंग्लिश को भी कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का हमारा 5वां पॉइंट चल रहा है और 5वें पॉइंट के हम लगभग सारे जो पार्ट हैं वो कर चुके हैं। प्रीपोजिशंस का वो पार्ट है और उसका एक लास्ट पार्ट है, उसके साथ हमारा जो 5वां पॉइंट है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लगभग सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।